कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, दिल तोड़ने लगता है। कई बार होता है जिंदगी में ऐसा। अपने आप को आप कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, सीमाएं तोड़ देता है मन। ऐसे कुछ दिन होते हैं, ऐसी कुछ यादें होती हैं, ऐसे कुछ लम्हे होते हैं, दिल अपने अख्तियार में नहीं रहता। ऐसा ही एक दिन जुलाई में आता है, 22 जुलाई। ऐसा ही एक दिन अगस्त में आता है, 27 अगस्त। और उस दिन मुकेश चंद्र माथुर बहुत याद आते हैं। क्यों कि अक्सर याद आते हैं मुकेश चंद्र माथुर, वो गायक जिसकी आवाज दुनिया से बहुत अलग थी। वो गायक जो अपने आप में बेहतरीन और बेमिसाल थे। मुकेश चंद्र माथुर, जिन्हें मुकेश साहब भी कहते हैं। उनकी बहन संगीत सीखा करती थी, दिल्ली में रहते थे। वालिद साहब इंजीनियर थे, जोरावर चंद माथुर साहब। माँ चंद्रानी माथुर लाइक एनी अदर हाउस लेडी अपना काम करती थी घर का। और उनकी बहन संगीत सीखा करती थी। संगीत सिखाने के लिए घर में उस्ताद आते थे। मुकेश साहब बराबर के कमरे से बैठे उसको सुनते रहते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, गायकी की दिलचस्पी थी उन्हें। नतीजा ये निकला कि 10वीं क्लास तक तो पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद फिर कुछ काम धाम करने पड़े किसी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जाकर। और अभी वो ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कि उन्हें एक एक्टर होते थे उस जमाने के बड़े मशहूर, मोतीलाल साहब। मोतीलाल साहब दिल्ली आए। एक फंक्शन में उन्होंने मुकेश साहब को सुना। धीर गंभीर एक अलग सी आवाज मोतीलाल जी के मन को भा गई। और उन्होंने कहा कि मुकेश, तुम्हारे लिए तो बॉम्बे में जगह है, आ जाओ। मुकेश साहब भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। उन्होंने कि ये रवायती तालीम उनके बस की बात नहीं है। हाँ, अगर कुछ संगीत में हो सकता है तो उसमें उसके लिए वो तैयार थे। बम्बई पहुंच गए। थोड़ी सी संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी जगन्नाथ प्रसाद जी से। और 1941 में 18 बरस की उम्र में ही एक रोल उन्हें मिला, और वो एक्टर सिंगर का रोल था। फिल्म का नाम निर्दोष था। दिल ही बुझा हुआ हो तो हौसले बहार क्या, ये पहला गीत था। अब यहां एक गलतफहमी लोगों के मन में आती है कि दिल जलता है तो जलने दे। लोगों का कहना है कि ये पहला गीत था। चलिए मान लेते हैं, थोड़ी सी तरमीम कर लीजिए इसमें। ये पहला गीत था कि ये एक पहला मकबूल गीत था जो ज्यादा मशहूर हुआ। वो पहला उन्होंने जो गाया, दिल ही बुझा हुआ है हो तो, वो इतना मशहूर नहीं हुआ। लेकिन ये 1945 की फिल्म पहली नजर का गीत जो है, ये ज्यादा मशहूर हुआ, बहुत पसंद किया लोगों ने। अनिल विश्वास साहब की धुन थी, जो उस जमाने में संगीत की दुनिया में अपना ही मुकाम रखते थे। अब जब इसको सुना गया तो लोग कहने कि भाई सहगल साहब का एक और गाना आ गया। और बाद में मालूम हुआ कि ये गीत सहगल साहब का नहीं था, ये मुकेश साहब ने गाया था। और 1945 की फिल्म में, तो यानी 22-23 साल की उम्र आते आते उनको पहला ब्रेक मिल गया। और इसके साथ ही जो उस जमाने के और बड़े मशहूर संगीतकार नौशाद साहब थे, वो भी सुन रहे थे, क्योंकि वो तो उधर सहगल साहब की फिल्म में भी म्यूजिक देते थे और सहगल साहब को अपना गुरु मानते थे मुकेश साहब।
तो नौशाद साहब ने धीरे धीरे सलाह दी कि भाई हम भी तुम्हें लेने जा रहे हैं अपनी फिल्म्स में, लेकिन थोड़ा आवाज़ को अपनी ओरिजिनल बनाओ। यू कैन नेवर बी बेटर देन द ओरिजिनल, वो एक पुराना कंसेप्ट है। जो ओरिजिनल है उससे बेहतर तो नहीं आप हो सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बड़ी अच्छी सलाहें वक्त पे लोग दे देते हैं। ये आपके वेल विशर्स होते हैं जो इस तरह की सलाहें आपको दे देते हैं। जैसे किशोर कुमार को बर्धमान दादा ने कहा था, भाई तुम सहगल साहब की कॉपी मत करो, तुम उनसे बेहतर नहीं हो सकते। और किशोर कुमार साहब ने अपना एक स्टाइल बनाया। इसी तरह वो 56-57 के ज़माने में जो संगीतकारा उषा खन्ना जी सिंगर बनना चाहती थी, वो एस मुखर्जी साहब के पास जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गाती हो? हाँ जी। लता मंगेशकर से बेहतर गा लोगी? उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम संगीतकार बन जाओ, संगीतकार बनो, संगीत सीखो, और उसके बाद देखिए फिर उषा खन्ना जी ने कितना खूबसूरत संगीत दिया। तो ये वक्त पे जो लोग अच्छी सलाहें देते हैं उनकी संख्या कम होती है, पहले बता दूं मैं आपसे। ये दुनिया बड़ा अजीब सा जंगल है ये दुनिया। लोगों की कामयाबी को देखने के लिए भी कलीजा चाहिए जनाब, ऐसे ही नहीं होता। तो उषा खन्ना जी को भी सलाह मिली, वो भी ठीक हो गई। तो इधर नौशाद साहब इतने छाए हुए संगीतकार थे कि मुकेश साहब ने उनकी बात को मान लिया। और फिर जब अनोखी अदा में 1948 में दोनों अच्छी फिल्म मिल गई उनको, अनोखी अदा भी मिल गई और मेला का गाना तो बड़ा ही मशहूर हुआ। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। इतना ही नहीं, 1949 में जो फिल्म अंदाज महबूब साहब की बन रही है, वो बड़ी फिल्म है। वो एक कल्ट फिल्म है 1949 की फिल्म अंदाज। कल्ट फिल्म इस सेंस में है कि उसमें दिलीप कुमार साहब हैं, उसमें नरगिस जी हैं जो अपनी जगह बना चुके हैं, और उसमें राज कपूर साहब ने तजुर्बा ये किया उसमें कि मुकेश साहब को दिए दिलीप कुमार साहब के लिए गाने, और राज कपूर साहब को दिए मोहम्मद रफ़ी के लिए। ये एक नया तजुर्बा था कि मुकेश साहब की आवाज़ दिलीप कुमार साहब पे मेला में भा गई थी लोगों को। और उधर अनोखी अदा में भी मुकेश साहब का गीत जो था, जीवन सपना टूट गया, तो दिलीप साहब पे भी मुकेश साहब बिल्कुल सही बैठ रहे थे। लेकिन इस फिल्म से मुकेश साहब को वो जगह मिल गई जिसकी तलाश उन्हें अभी तक थी, लगभग 8 बरस की कोशिश के बाद। बस फिर तो मिलता रहा। लेकिन अंतर में कहीं उनके दिक्कत ये थी कि एक्टर बनने की बात थी, इसलिए तजुर्बा किया उन्होंने, एक्टिंग में भी तजुर्बा किया। अब एक्टिंग में तजुर्बा करने का क्या होता है कि जब आप दोनों कश्तियों में सवारी करना चाहते हैं तो वो बात नहीं बन पाती। निर्दोष में चलिए ठीक है, नलिनी जयंत जी के साथ काम कर लिया। उसके बाद एक और फिल्म 1943 में आदाबर्ज के नाम से आई, आदाबर्ज। अब उसके बाद में जब 1953 में राज कपूर साहब की फिल्म आह आई तो उन्होंने कहा भाई मुकेश साहब अब थोड़ा एक्टिंग पे कम कंसंट्रेट करो, लेकिन आप क्या करो, आप गाओ। राज कपूर साहब की सलाह थी। इसलिए इस फिल्म में मैं आपको एक गाना दिए देता हूँ आह में। तो उसमें आखिर की तरफ जाते जाते वो जो एक तांगे वाला जा रहा है राज कपूर साहब को बिठाकर और गा रहा है, छोटी सी ये जिंदगानी रे चार पल की कहानी तेरी हाय रे हाय, गम की निशानी तेरी। तो ये मुकेश साहब ने। लेकिन एक गाने से तसल्ली नहीं होने वाली थी। एक फिल्म भी मिल गई माशूका 1953 में सुरैया जी के साथ, जो कि बड़ी स्टार थी उस समय की। लेकिन एज एन एक्टर कुछ खास हो नहीं पा रहा था। फिर एक और फिल्म आ गई अनुराग 1956 में, जिसका संगीत भी उन्होंने तैयार, यानी एक तीसरी डायमेंशन भी उन्होंने एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी मुकेश साहब ने। पहले सिंगर, फिर एक्टर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। तो अब कश्तियां 2 नहीं 3 हो गई और उसका नुकसान हुआ।
नुकसान ये हुआ कि जो 49 में एडवांटेज ली थी अंदाज फिल्म से, वो धीरे धीरे फिसलती चली गई। एंड बाय द ईयर 1956 अनुराग नहीं चली, उसके गीत भी ज़्यादा मकबूल नहीं हुए। एक दो गीत अच्छे आज भी हमें सुनने को मिल जाते हैं। इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। ये मुकेश साहब की धुन है। लीजिए, एक और डायमेंशन भी जुड़ गई थी। 1951 में एक फिल्म का प्रोडक्शन भी कर दिया, मल्हार। जो थोड़ा बहुत कमाई की थी वो फिल्म में लगा दी। और अब मुकेश साहब की ज़िंदगी बाय द ईयर 1956 काफ़ी मुश्किल दौर में आ गई, फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी। मुकेश साहब को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन जगह बन गई थी उनकी वहाँ। राज कपूर साहब ने तो उनको बिल्कुल एक ब्लैंक चेक दे दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई एक्टर भी, सिंगर भी, म्यूजिक डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी, तो मुकेश साहब क्या सिलसिला है भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, सिंगिंग पे फोकस कीजिए। और ये भी हुआ कि उन्हीं दिनों मन्ना दा भी इतना खूबसूरत गा रहे थे, लेकिन मन्ना दा की क्लासिकल बैकग्राउंड थी और क्लासिकल सॉन्ग्स गाते थे, लेकिन राज कपूर साहब ने उन्हें अपने साथ लेना शुरू कर दिया। कभी फिल्म श्री 420 का गीत सुन लीजिए, और कितना हिट गीत था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये गीत था ना, मन्ना दा। उसके साथ ही चोरी चोरी के गीत, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अब देखिए ये गीत, ये रात भीगी भीगी, और इसी के साथ में अब राज कपूर साहब को उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी आवाज़ मन्ना दा की। अब इसी तरह आजा सनम मधुर चांदनी में भी इतना ही खूबसूरत गाया मन्ना दा ने। तो मुकेश साहब को थोड़ी सी फीलिंग ये हुई कि लगता है अपना करियर फिसल गया, लेकिन शंकर जयकिशन उन्हें बहुत पसंद करते थे, और शंकर जयकिशन ने उन्हें 1958 में एक गाना दे दिया, और गाना था दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। बस ये गाना था। और जो खोई हुई जमीन थी वो वापस मिल गई। 133 के करीब गाने गाए मुकेश साहब ने शंकर जयकिशन के लिए, 133, और इसके बाद में 99 सॉन्ग्स गाए कल्याण जी आनंद जी के लिए। तो उसमें क्या था कि अब मुकेश साहब को अपनी ग्राउंड मिल गई, और इसने बाद में 1959 में एक और खूबसूरत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। ये गीत तो इतना मकबूल हुआ और इसने फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवा दिया। तो फिल्म फेयर अवार्ड उस जमाने में प्रतीक होता था एक इंसान की ऊंचाई का, और इस गीत के फिल्म फेयर अवार्ड मिलते ही मुकेश साहब को और बहुत सारे मिलने शुरू हो गए गीत। अब अवार्ड का मिल जाना बड़ी बात थी। इधर कल्याण जी आनंद जी ने बहुत गीत दिए उन्हें। कल्याण जी आनंद जी के जो सॉन्ग्स हैं, एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जिस तरह से शंकर जयकिशन खास म्यूजिक तैयार करते थे मुकेश साहब के लिए, उसी तरह से शंकर जयकिशन की तरह ही
कल्याण जी आनंद जी भी उनके लिए अलग ही गीत बनाते थे। नैना है जादू भरे हो गोरी तोरे, नैना है जादू भरे, और क्या एहसास था। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। और उधर मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। दिल भी तेरा हम भी तेरे, पहली फिल्म धर्म जी की, धर्मेंद्र जी की, और उसमें ये आवाज मुकेश साहब की। आगे राज कपूर साहब के लिए भी कल्याण जी आनंद जी ने बड़ा अच्छा किया। हम छोड़ चले हैं महफिल को, राज कपूर साहब के अलावा जॉय मुखर्जी साहब के इस गीत को देख लीजिए, हम छोड़ चले हैं महफिल को। हमने तुझको प्यार किया है जितना, ये टिपिकल मुकेश साहब सॉन्ग कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया राज कपूर साहब के लिए। उधर फिर चल मेरे दिल लहरा के चल, मतलब फास्ट सॉन्ग भी जो होते थे वो भी। इतने में 1965 में जो फिल्म बनी हिमालय की गोद में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने उसका संगीत दिया और उसमें एक गीत मुकेश साहब को दिया। मैं तो एक ख्वाब हूं, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। इसी बरस एक तजुर्बा किया संगीतकारों ने मिलकर। तजुर्बा ये था कि आइए देखते हैं जो बेस्ट सॉन्ग माना जाएगा अब तक का, वो सॉन्ग कौन सा होगा। और उसमें जितने धुरंधर संगीतकार हमारे थे वो सब के सब इकट्ठे हो गए, और जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट में ये गीत नंबर 1 पे रहा, मैं तो एक ख्वाब हूं। कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश साहब की आवाज, मनोज कुमार साहब पे पिक्चराइज्ड। आगे भी फिर चांदी की दीवार न तोड़ी, यानी जितेंद्र जी को भी उनका हिस्सा मिल गया, जितेंद्र जी पे भी गा दिया। और मनोज साहब पे फिर से कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अब ये जो दर्द है, कोई छोड़ दे, तो एक अच्छी खूबसूरत सी दोस्ती हो गई थी मनोज कुमार साहब से। बहुत गीत दिए मनोज कुमार साहब ने मुकेश साहब को। जब कोई फिल्म बना रहे होते थे मनोज कुमार साहब और थोड़ा बिजी होते थे उसमें मुकेश साहब, तो वो कहते थे कृपाराम जी, कृपाराम कहने लगे थे मुकेश, कृपाराम जी कृपा कीजिए मेरी फिल्म के लिए गीत तैयार कीजिए। और मुकेश साहब मुस्कुरा देते थे और जो गीत बनता था वो अपने आप में बेहतरीन होता ही था। इधर सलीलदा के साथ भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था मुकेश साहब ने। वो तो मधुमती से ही आप देखिए कि जो मधुमती के गीत थे, सुहाना सफर, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। कहा यह जाता है कि यह गीत तलत महमूद साहब ने गाना था। उन दिनों मुकेश साहब को काम की ज्यादा जरूरत थी और तलत साहब ने सलाह दी थी सलीलदा को, और सलीलदा ने बिमल रॉय साहब को कन्विंस किया। नतीजा ये निकला कि ये गीत भी उस जमाने में 58 के आसपास उतना ही मकबूल हुआ। इधर फिर एक काफी अरसे से जो फिल्म बना रहे थे मेरा नाम जोकर, जाहिर है उसमें तो जो टॉप क्लास सॉन्ग्स हैं वो मुकेश साहब को मिलने ही थे, और वो मिले भी। जहां एक तरफ उन्होंने गाया जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, एक तरह से ये थीम सॉन्ग है। और उधर जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल
पाएंगे, कितनी खूबसूरत गीत। लेकिन जब एक गीत ए भाई जरा देख के चलो इसकी बात आई, तो इसमें शंकर जी का भी यही ख्याल था और नीरज जी जिन्होंने इस गीत को लिखा था कि इस पे मन्ना दा चाहिए। तो ये गीत मन्ना डे साहब ने गाया, ए भाई जरा देख के चलो। इतना तारीफ मिलती थी उनको, इतने खूबसूरत गीत वो गाते थे। तो अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे पास में जो टोटल कलेक्शन है मुकेश साहब के सॉन्ग्स वो 992 हैं। 992 गीत मेरे पास में मौजूद हैं मुकेश साहब के, जो उन्होंने गाए, और उनका प्रिंट मेरे पास मौजूद है 992 गीतों का। तो मुझे चूंकि मुकेश साहब को गाने में हमेशा से दिलचस्पी रही है, तो इसलिए मैं उन गीतों से हमेशा से सब लेता था, सबक भी और मदद भी, जब भी कभी मुझे गाना होता था। अब इस बीच में अगर मुकेश साहब के करियर की बात हम करते रहें, इतना रोमांटिक गाना जो है वो गाता है, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो। अब ये जो रोमांटिक गीत हैं, अगर एक इंसान इतनी खूबसूरती से गाता तो रोमांटिक तो वो होंगे ना। और बहुत जल्दी करियर अभी शुरू ही किया था अपना कि मोहब्बत हो गई सरला जी से। कुछ लोग उनको सरल जी कहते हैं, कुछ उनको सरला जी कहते हैं। एक खानदान था, बड़ा पैसे वाला था खानदान, और उनसे मोहब्बत हुई सरल जी से। लेकिन उनके घर वालों ने कहा कि नहीं भाई, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये अच्छे लोगों की बात नहीं है, इसमें हम इसलिए तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। मुकेश साहब से कह दिया। मुकेश साहब को मोहब्बत बेपनाह हो गई थी। उम्र भी बड़ी कच्ची पक्की सी उम्र, जो 22-23 साल की होती है, जिसमें सभी कुछ कर देने की एक हिम्मत होती है। आसमान से तारे तोड़ कर लाने की बात और दरिया बहा देने की बात, ये सब जो हम सुनते आए हैं, श्री फरहाद, लैला मजनू, तो ये तो उस उम्र का एक तकाजा है। क्या नहीं कर सकते अगर आपके मन में मोहब्बत का फूल खिल चुका है। मुकेश साहब ने कहा शादी तो हमें यही करनी है, और फिर वो जैसे कहते हैं ना, घर से भागकर शादी की गई। देखिए, फिर मैं कहूंगा, जब मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्कूल से भागकर फिल्में देखता था, तो सच मानिए मैं भागकर नहीं जाता था, पैदल पैदल चलकर पहुंचता था सिनेमा हॉल तक, इत्मीनान से टिकट खरीदता था। उम्र मेरी 13-14 साल की होती थी, यानी मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। तो फिल्म देखते थे आराम से 13-14 साल की उम्र में, स्कूल से चल कर जाते थे। टर्म इस्तेमाल होती थी भागकर। तो इसी तरह एक टर्म इस्तेमाल होती है कि घर से भागकर शादी कर ली। नहीं भाई, घर से भाग कर नहीं गए, धीरे धीरे इत्मीनान से चलकर अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे और वहां पहुंचकर शादी की गई। आर.डी. माथुर साहब बड़े उस जमाने के बहुत मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने मुगल आजम की सिनेमेटोग्राफी की थी। आर.डी. माथुर साहब इतने बड़े, तो वो उनके दोस्त से वहां शादी हुई। मोतीलाल जी का आशीर्वाद था, मोती सागर जी ने भी उसमें मदद की, उनके अच्छे दोस्त थे। देखिए, वक्त पे जो काम आ जाए वही दोस्त, मतलब घर वालों के ना चाहने पर भी मुकेश साहब ने शादी कर ही दी। और वही 22 जुलाई 1946, यानी 22 जुलाई तो सालगिरह थी मुकेश साहब की, और 46 का बरस था, तो उम्र हुई 23 बरस। कितने खुशकिस्मत थे मुकेश साहब, यानी 23 बरस की उम्र में ही शादी कर दी। अब उसके बाद में जो खुशी उन्हें हासिल हुई, बच्चे हुए उनके, जिनमें एक नितिन साहब का नाम तो आता ही है, अच्छे सिंगर नितिन साहब। पिछले दिनों एक और भी बात सुनने को मिली, एक हफ्ता पहले ही, कि जो दूसरे बेटे मुकेश साहब के मोहनीश का इंतकाल हो गया अभी पिछले हफ्ते। वो भी बड़े प्रिय बच्चे थे। उसके अलावा कुछ जो उनकी बहनें हैं नितिन जी की, यानी मुकेश साहब की बेटियां,
उनके लिए भी कितना दुखदाई है ये कि एक 57 बरस का इंसान दुनिया से चला। मुकेश साहब 53 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए थे, मोहनीश 57 साल में चले गए। ये अफसोस की बात तो है, इसमें कोई शक नहीं। नितिन जी के बेटे नील नितिन मुकेश ने भी बड़ी अच्छी जगह बना रखी है अपनी, अच्छा लगता है। उसमें जो मुकेश साहब की बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम रीता है, दूसरी का नाम नलिनी है, और एक बेटी का नाम नम्रता भी है। तो इस तरह से खानदान तो पूरा, जो खुशी चाहिए थी वो पूरी की पूरी उनको मिली। मुकेश साहब ने बहुत सारे गीत गाए, कितने सारे गीत गाए, कितने खूबसूरत गीत उन्होंने गाए। उनको गुनगुनाते ही रहो तो पूरा दिन निकल जाता है। अवार्ड भी मिले मुकेश साहब को, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ सीखा हमने, इस पे ही उनको अवार्ड मिल गया। लेकिन अवार्ड्स की जो एक होती थी साख, क्रेडिबिलिटी, वो हिलनी शुरू हो गई थी 70 का दशक आते ही। इस बीच में मुकेश साहब ने 73 में जो फिल्म बनी थी रजनीगंधा, उसमें बड़ा खूबसूरत गीत, कई बार यूं भी देखा है, इस पे नेशनल अवार्ड भी मिल गया था मुकेश साहब को। लेकिन ताज्जुब इस बात पे होता है कि सबसे बड़ा नादान वही है। 1970 फिल्म पहचान, जय बोलो बेईमान की 1972, और दोनों में संगीत शंकर जयकिशन का, तो उस पे भी उनको अवार्ड मिला। ये थोड़ी ताज्जुब की बात है, ये कोई दोनों गीत मुकेश साहब के बड़े ऑर्डिनरी गीत हैं, लेकिन इन पे तो अवार्ड की कोई बात बनती। लेकिन तब तक ये सामने आ गया था कि अवार्ड में थोड़ी सी लोचा पड़ने लगा है। लोचा मतलब आप जानते हैं ना, कि वो बिकने लगे थे अवार्ड। तो ये, वरना ऐसे गीत उस जमाने में और भी बहुत अच्छे आए थे इन गीतों पे। लेकिन बाद में प्रूव हुआ, जब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यहाँ पर फिर खयाम साहब के संगीत पे मुकेश साहब को फिल्म फेयर मिलता है। ये लगभग उनका लास्ट दौर था। लास्ट दौर का मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद, इसको मैं मानता हूं टर्निंग पॉइंट, कि यहां से मुकेश साहब की वापसी एज सिंगर हो रही थी। कभी कभी वो दिन कुछ इस तरह से थे कि ये सिंगर्स बहुत पहले टूर करने जाया करते थे विदेशों में। जैसे सबसे पहले तलत महमूद साहब ने ये दौर शुरू किया था, अफ्रीका में जाकर के गीत गाए। उसके बाद में फिर इधर यूरोप में भी गाने जाने लगे, अमेरिका जाने लगे ट्रूप। तो एक लता जी का ट्रूप जा रहा था, उसमें मुकेश साहब को भी उनके साथ जाना था, और परिवार उनको एयरपोर्ट पे विदा करने आया कि जाइए मुकेश साहब और जल्दी लौट के आइए। लगभग 1 महीने का टूर वो था। तो मुकेश साहब रुखसत हुए लता जी के साथ, आखिरी बार एरोप्लेन पे जाते हुए अपने परिवार को हाथ खिलाया, और वहां से बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी कि टूर बड़ा कामयाब है अमेरिका में। लेकिन अनहोनी हो गई। आखिर वो 27 अगस्त का दिन आ गया, और 27 अगस्त को मुकेश साहब ने सवेरे से महसूस करना शुरू कर दिया था कि उनके सीने में तकलीफ है। पहले दिल की बीमारी उनको लगी हुई थी, पहले से ये तकलीफ उनके साथ में थी। 27 अगस्त 1976 मिशिगन में थे, डेट्रॉय में, अमेरिका में, और नतीजा ये निकला कि वो मैसिव था हार्ट अटैक, और उनका इंतकाल हो गया। यही 27 अगस्त, यही आज का दिन 27 अगस्त। आज 27 अगस्त 2018 है। इतने वर्षों बाद भी हम मुकेश साहब को याद कर रहे हैं। यही 27 अगस्त 1976 था। आखिरी गीत गाकर गए थे सत्यम शिवम सुंदरम का, चंचल शीतल निर्मल, सब खत्म हो गया। राज कपूर साहब को यकीन नहीं आया, और उन्होंने कहा कि आई हैव लॉस्ट माय वॉइस, मेरी तो आवाज़ ही चली गई। और ऑफकोर्स राज कपूर साहब पे कितनी फिट बैठती थी उनकी आवाज़। इसके बाद भी बहुत सारे गीत पहले रिकॉर्ड हो चुके थे, और वो भी सामने आए। 1973 में एक अच्छा काम ये भी कर दिया था, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ 2 गीत उनसे करवा लिए थे रिकॉर्ड, और वो थे फिल्म चांद ग्रहण के नाम से, कैफी आजमी साहब के लिखे, जयदेव जी का संगीत। वो 1997 में जाकर के हमारे सामने आए मुकेश साहब की धुन। तुझको यूं देखा है, यूं चाहा है, यूं पूजा, ये टिपिकल फ्लेवर था।
मुकेश साहब का। तो ये चांद ग्रहण के गीत सबसे आखिर में हम लोगों को मिले, लेकिन गीत तो बहुत सारे हमारे पास में हैं। इतने खूबसूरत गीत हम लोगों को समझ में नहीं आता कि जिन गीतों पे सचमुच उन्हें मिलना चाहिए था फिल्म फेयर अवार्ड। अब देखिए 1962 में नॉमिनेट हुआ था ये गीत, होठों पे सच्चाई रहती है, इस पर तो नहीं मिला। और 1965 में दोस्त दोस्त ना रहा, ये नॉमिनेट हुआ था फिल्म फेयर के लिए, इस पे भी नहीं मिला। अब 1968 का बड़ा मशहूर गीत सावन का महीना, इस पे भी नहीं मिला। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि अवार्ड्स की अब तो खैर कोई बात ही नहीं रह गई। अब तो अवार्ड्स जितने फंक्शन होते हैं उसमें लोगों का विश्वास नहीं है। वो जाते हैं सेलिब्रिटीज को देखने के लिए जाते हैं, और अगली कतार में जो बैठे होते हैं सितारे, या तो वो वीवीआईपी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, या फिर उनमें कुछ ने परफॉर्म करना है, और या उनमें से कुछ ने परफॉर्म करने के अलावा वहां पर उनको अवार्ड मिलना है। अब तो वो बात ही नहीं रही। कितनी सारी फिल्म्स, निर्दोष, पहली नजर, मेला, आग, सुहाग रात, विद्या, अनोखी अदा, अंदाज, आवारा, आह, बरसात, श्री 420, अनुराग, परवरिश, फिर सुबह होगी, अनाड़ी, फिर सुबह होगी के ये गीत याद कीजिए ना, 1958 के, क्या खूबसूरत गीत बनाए थे उन्होंने। इतने खूबसूरत, फूल बने अंगारे, आशिक, आशिक का संगीत बहुत ही कमाल था, शंकर जयकिशन का। दिल अपना और प्रीत पराई में मुकेश साहब का कोई गीत नहीं, लेकिन शंकर जयकिशन का संगीत बड़ा कमाल था उस फिल्म का। संगम, और कितने खूब, और तीसरी कसम को कौन भूल सकता है, जो शैलेंद्र जी का एक बुझा हुआ ख्वाब था। और बूंद जो बन गई मोती में, इधर तो एलपी साहब ने संभाल लिया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो इतने खूबसूरत गीत उनको दिए। एक प्यार का नगमा है, याद है ना आपको? इवन ओपी नैयर साहब के लिए एक बार मुस्कुरा दो में क्या कमाल किया था। कितने ही खूबसूरत गीत मुकेश साहब ने अलग अलग संगीतकारों के लिए गाए। उस जमाने में भी सारंगा तेरी याद में सरदार मलिक साहब के लिए, झूमती चली हवा एस एन त्रिपाठी साहब के लिए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई भी हो, कोई भी संगीतकार हो, मुकेश साहब उसी सहज दिली से अपने गीतों को गाते थे। आज सुबह सवेरे मुकेश साहब का याद आ जाना बहुत ही नेचुरल है, क्यों नहीं याद आएंगे। और मुकेश साहब से जो मेरी मोहब्बत है वो बचपन में, लगभग 5 बरस की उम्र मेरी उस वक्त होगी, जस्ट 5 ईयर। और तभी से मुकेश साहब के गीतों को मैंने गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक नया ही अंदाज शंकर जयकिशन ने अपने संगीत में फिल्म बरसात में लाना शुरू कर दिया। यहाँ राज कपूर साहब और मुकेश साहब की जो जोड़ी है वो पहले शुरू हो चुकी थी। आग फिल्म जो आई थी, आग फिल्म में राम गांगुली का संगीत था, लेकिन राम गांगुली साहब ने भी जो आवाज इस्तेमाल की थी मुकेश साहब की एक बड़े दर्दीले गीत के लिए, जिंदा हूं हर जिंदा हूं इस तरह के गमे, जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। ये जो गीत है फिल्म आग, जो पहली फिल्म थी राज कपूर साहब की, ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, नहीं चली। इतना नुकसान हुआ शुरू के पहली फिल्म में ही। मुकेश साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि राज कपूर साहब परेशान हो गए थे। जो बाद में जो जोकर के साथ हुआ वो शुरू में आग के साथ भी हो चुका था, लेकिन लोग ये मानने लग गए थे कि ये अलग तरह का सिनेमा बनाने वाला है नौजवान 23-24 साल का। तो इसके बाद फिर राज कपूर साहब ने बरसात बना दी। अब 49-50 का पीरियड जो है, आज़ादी मिल चुकी है, ये 15 अगस्त आ चुका था, तो इसमें जो बरसात फिल्म है वो बड़ी हिट हुई। बरसात में भी जो मुकेश साहब का गीत है, छोड़ गए बालम, दर्दीला सा गीत है, उसमें एक बड़ा उन्होंने शोक गीत भी गाया था, पतली कमर है। लेकिन असली जो आता है मजा वो 1951 की आवारा से आता है। आवारा के गीत मुकेश साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाए। उसमें सैड गीत भी था, और उसमें हम तुमसे मुहाबत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे
हंसते भी रहे। अब इसमें दूसरा गीत है, आवारा हूं या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। शंकर जयकिशन के बारे में कहा जाता है कि कहीं से कोई धुन अच्छी लगती थी तो मुझे ये भी पता चला है कि वो बहुत सारे गीत उनको अपने तरीके से ढाल लेते थे अपने सुरों में। तो इस गीत के बारे में भी कहा जाता है कि शायद एक कोई टर्किश धुन थी। थोड़ा सा डिटेल मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि टर्की में ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, आवारा हूं। तो वहां खुद 1964 में एक फिल्म बनी आवारे आवारे, और उसमें फिर कुछ इस तरह का संगीत दिया गया, ऐसा ही गीत भी दिया गया। लेकिन इस बीच में ये तय हो गया था कि शैलेंद्र जी के दिल में जो एहसास था एज प्रोग्रेसिव गीतकार, वो अपनी जगह लेने लगा था। मतलब इस गीत का दर्द देखिए, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। मतलब वो जो आजादी के बाद में उम्मीद थी 3-4 बरस बाद के एक स्वर्ग आ जाएगा, वो स्वर्ग नहीं आया, और शैलेंद्र जी उसको महसूस करते थे। उधर फिर देखिए, उधर मेरा जूता है जापानी, वो भी इसी तरह का गीत है। और आगे बढ़ते बढ़ते जो एक अच्छी कॉम्बिनेशन इन लोगों की बन गई थी, वो हमें जिस देश में गंगा बहती है हमें नजर आती है। मुकेश साहब को बहुत ही खूबसूरत गीत मिले शंकर जयकिशन से, और उन्होंने कितने दिल से उन गीतों को गाया। तो मुझे तो बचपन से ही मुकेश साहब के गीत गाने का शौक हो गया था। हाँ, ये है कि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो मालूम हुआ कि हाँ, दिल टूटता भी है। और जब दिल टूटने की बात आई तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता था। 1968 पहली बार महसूस हुआ कि शिकस्ते साज एक चीज होती है, लेकिन एक आवाज और भी होती है दिल टूटने की। और गाना शुरू कर दिया कॉलेज में जाकर स्टेज पे। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा। इस गीत का ये रहा कि जब पहली बार स्टेज पे कॉलेज में गाया 17 साल की उम्र में, तो बड़ा पसंद किया गया। जब वो दिल टूटा पीछे की बात हो गई, और फिर कहीं से एक आवाज आई, कोई बात नहीं, दिल टूटता है, दिल जुड़ता भी, आइए आपके दिल को जोड़े देते हैं। और फिर दिल जुड़ गया, और फिर हमने गाना शुरू कर दिया कि जो तुमको पसंद वही बात कहेगी, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये दिलों की जो जोड़ तोड़ है, इसमें मुकेश साहब का बड़ा कमाल था। तो इसका नतीजा ये निकला कि 1973 में जब मुझे मालूम हुआ कि मुकेश साहब शिमला आ रहे हैं समर फेस्टिवल में, तो बस बेचैनी बढ़ गई। अभी काम मिला नहीं था, नौकरी शुरू नहीं हुई थी, मई का महीना था, मई जून समर फेस्टिवल में पॉकेट मनी ही मिलती थी, अभी पैसे ज्यादा मिलने शुरू नहीं हुए थे। घर से भी लिमिटेड एडिशन होता था पॉकेट मनी का। मुकेश साहब को सुनने तो जाना है, पावर ऑफ ड्रीम्स, यू मस्ट ट्रस्ट योर ड्रीम्स, यू मस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स। और पहुंच गया शिमला। मतलब मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले ही पहुंच गया। रहती थी हमारी एक आंटी वहां पे, जिनसे कभी मुलाकात हुई नहीं थी बहुत अरसे से। आंटी के जाके चरण स्पर्श किया, आंटी आपका ख्याल आया, बहुत दिन से आपसे मिलना नहीं हुआ, और ये कह करके रख दिया बैग अपना वहां पर। आंटी बड़ी ताज्जुब में कि ये मेरा भांजा जिसने मुझे बरसों से पहचाना नहीं, ये अचानक कैसे आ गया। खैर वो बड़े सज्जन लोग होते थे, उन्होंने कहा चलो इसने बच्चे ने प्यार से मुझे याद किया है तो रख दिया बैग। अब हमारी नजर तो मुकेश साहब पे थी, क्योंकि रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। मुकेश साहब ने गाया था ना, शिमला में रहना कौन सा आसान था उस जमाने में। खैर ठिकाना मिल गया, बसेरा मिल गया। अब मुकेश साहब का इंतजार शुरू हो गया। एक बड़ा अच्छा ग्रुप वहां नौजवानों का था, गाने गाते थे शामों को बैठकर, और हमें भी उसमें उन्होंने शुमार कर लिया। हम भी मुकेश साहब के गाने लगे, और आखिर वो दिन आ गया जब मुकेश साहब की कॉन्सर्ट थी। मैं तो शाम को ही पहुंच गया। वो स्कैंडल पॉइंट है ना, वो जो बड़ा रिज है, मैदान है शिमला का, आप में से बहुत से दोस्तों ने देखा होगा। वहां स्टेज बना हुआ था। अगर शाम को 7 बजे प्रोग्राम शुरू होना तो मुकेश साहब पहले आकर के पहली लाइन में बैठ गए और सलाह देने लगे, ये वो। तो उधर हम दोस्त खड़े हुए थे दूसरी साइड पे। उन्होंने क्या कहा दोस्तों ने, भाई ये देखो ऑटोग्राफ बुक हमारे पास में, भाई आप जाओ और जाके ऑटोग्राफ करा लाओ। मैंने कहा भाई 5 या 6 ऑटोग्राफ बुक्स थी वो। मैंने कहा चलो हिम्मत करते हैं। मुकेश साहब की सादगी के चर्चे हमने सुन रखे थे। हम गए, वहां पहुंचे। मैंने कहा मुकेश साहब नमस्कार। मुकेश साहब ने कहा नमस्ते।
मैंने कहा मुकेश साहब, हम तो कदरदान हैं आपके, बचपन से आपके गीत और बहुत सारी बातें मैंने मुकेश साहब से कह के एकदम से उनके सामने कहा कि मुकेश साहब ये ऑटोग्राफ चाहिए। वो देखिए उधर वो खरगोश की तरह से छुपे हुए मेरे दोस्त खड़े हैं, हिम्मत नहीं हो रही आप तक आने की। मैं आ गया हूँ हिम्मत करके। तो मुकेश साहब मुस्कुराए, कहने लगे अरे इतनी सारी ऑटोग्राफ बुक्स अभी मैं सलाह मशवरा देकर स्टेज सेट कर रहा हूँ, लेकिन आप बाद में ले लेना। मैंने कहा मुकेश साहब, बाद में इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर कि आप मुझे ये नहीं दे पाएंगे ऑटोग्राफ, और वहाँ इज्जत का सवाल है सर, बचा लो। मुस्कुराए। और उन्होंने उस वक्त जो है मेरे उन पे साइन कर दिया। सामने स्टेज पर हेमलता, नितिन, मुकेश और कुछ साजिंदे जो है वो अपने सेट कर रहे थे स्टेज को। इधर मुकेश साहब ने बस एक मोमेंट मिल गया, दो चार बातें उनसे और की, एक रिक्वेस्ट भी कर दी। मैंने कहा मुकेश साहब बस आज मेरा दिन है, मैं पहली ही लाइन में बैठ जाऊंगा और आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो गीत आप सुना देना जरूर। वो मुस्कुराए, कहेंगे मैंने तो बहुत गीत गाने हैं, आज आपकी पसंद के सारे गीत उसमें आ ही जाएंगे, लेकिन ठीक है अगर कोई खास गीत हो तो आप बताइए। मैं गया वापस तो मैं तो टीआरपी हाई हो गई मेरी, हीरो बन गया मैं अपने दोस्तों, अरे मुकेश साहब से मिल के आया भाई नौजवान। और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ, और प्रोग्राम के शुरू होते अब मुकेश साहब अपने मूड में आ गए। जैसे ही उन्होंने हारमोनियम बजाकर कहा, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। यहां से ये मेला में शमशाद जी की धुन उनकी आवाज है, लेकिन यहां से मुकेश साहब ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। तालियां बज गई हॉल में, सन्नाटा छाया। हॉल क्या था, वो तो मंडप था खुला। बस फिर जो मुकेश साहब ने गाए, और जो मैं बीच बीच में ललचा कर मुकेश साहब ये सुना दीजिए, मुकेश साहब वो सुना दीजिए, तो कभी कभी उनको सुनाई नहीं देता, वहां से कहते है जी, तो है जी तो वो बिल्कुल ऐसे बोलते थे जैसे राज कपूर साहब बोल रहे हो। इतनी वाबस्तगी थी दोनों में वो शाम। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करी, हमने कहा भाई ऐसा कर दीजिए कि अगर प्रोग्राम कल किसी और का नहीं है तो मुकेश साहब से रिक्वेस्ट कर लीजिए और कल भी कर दीजिए। अगले दिन फिर वही प्रोग्राम एज इट इज, यानी 2 रातें मुकेश साहब का ये प्रोग्राम मैंने देखा वहां पर। अगले दिन फिर मुलाकात हुई। कैसे कैसे खुशियां देती है जिंदगी। उसके बाद में फिर 2-3 दिन के बाद CH आत्मा साहब को भी रूबरू सुनने का मौका मिला शिमला में 1973, याद रहता है मुझे। तो मेरे पास तो ऑटोग्राफ बुक थी नहीं, इतनी तहजीब मुझे शायद उस जमाने में नहीं थी कि ऑटोग्राफ भी लिए जाते हैं। तो मैं बाद में जब लौट कर अपने शहर आया तो मैंने मुकेश साहब को एक खत लिखा, और नेपियन सी रोड पे उनका घर होता था, तो वहां मैंने खत लिख कर पहुंचा। तो मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि जवाब आएगा, लेकिन एक दिन जवाब आ गया, और मुकेश साहब का खत था। खत के साथ में तस्वीर थी छोटी सी, ऑटोग्राफ्ड। बस फिर हमने अपने दोस्तों में जाकर धमाल मचा दिया, लीजिए देखिए मुकेश साहब हमारे कितने अपने। फिर टीआरपी हाई हो गई। ये छोटी छोटी बातें आज लगती हैं, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बातें होती थी। मजा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इधर जैसे ही लौटकर कॉन्सर्ट को सुने, वालिद साहब ने हमारी तरफ देखा कि MA इंग्लिश कर चुके हो दोस्त, अब क्या इरादा है। हमने कहा जी इरादा क्या है, कुछ काम करेंगे, क्योंकि एक्टिंग या सिंगिंग वो तो हमारे बस का काम है नहीं, इतनी हमारे में उड़ान नहीं है कि हम जाकर बॉम्बे में गीत गाएं, वो हमारे में इतना ना हुनर है। तो हम देखते हैं क्या होता है। और उसी वक्त किस्मत अच्छी थी कि 1 अगस्त 1973 को एक जगह पढ़ाने का मौका मिल गया, एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ न्यू करियर एज ए लेक्चरर एंड डेथ ऑफ ए सिंगर। बस जितने बरस मैं पढ़ाता रहा कॉलेज में 2013 तक, रफली अराउंड 40 ईयर्स, बस वो गाने नहीं होते थे। गाने का सुनना का शौक रहा, गाने तो बंद हो गए। अब 2013 के बाद में फिर वो शौक जाग उठा है। बेंगलोर में हमारे दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से हमें ये कहा है कि आइए प्रोग्राम जमाते हैं, तो अब हम बड़े प्रोग्राम जमाते हैं, इधर बहुत करते हैं बेंगलोर में। तो एक तरह से वो जो मेरे अधूरे ख्वाब रह गए थे उसकी तर्जुमानी हो रही है या ताबीर हो रही है बेंगलोर में। जब मैं नौजवानों को गाते हुए देखता हूँ, इतने सुरीले सिंगर्स हैं बेंगलोर में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है। तो आज मुकेश साहब बहुत याद आ रहे हैं, उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें भी याद आ रही हैं। बहुत ही कमाल के सज्जन इंसान थे, बहुत, कोई कंट्रोवर्सी कहीं थी ही नहीं। लता जी के भाई थे, लता जी तो बिल्कुल भाई मानती थी।
तलत महमूद साहब, रफ़ी साहब के साथ बिल्कुल एक ऐसा भाईचारा अपने आप में जो बहुत देर तक, आखिर तक ही चलता रहा। कमाल के इंसान थे। लेकिन आज मुझे एक और याद भी आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री के बाकमाल फनकार मोतीलाल जी। बरस था 1965। करियर अपने लगभग आखिरी दौर में आ गया था। वो मोतीलाल जी जिन्होंने देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार सबके साथ बेहतरीन अदाकारी की थी। उन्होंने एक फिल्म बनाई 1965 में। फिल्म का नाम था छोटी छोटी बातें। संगीत के लिए अनिल बिस्वास साहब को याद किया और गीत गाएंगे मुकेश साहब। इस गीत को मैंने 1973 में रूबरू सुना था मुकेश साहब से 2 रातों में लगातार। अल्फाज शैलेंद्र जी के। शैलेंद्र जी उन दिनों बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे क्योंकि फिल्म लगभग पूरी नहीं हो रही थी, तीसरी कसम। तो उन्होंने कुछ अल्फाज लिखे जिंदगी के बारे में। यूं ही जिंदगी को तर्जुमानी या इसको कोई जबानी या इसको कोई परिभाषा देना आसान थोड़ी है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो ये नज्म छोटी छोटी बातें की है। इन सब को खिराज अकीदत पेश करते हुए मैं कहता हूं, जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किससे कहते तो क्या कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे। घर तो उस पार था, हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा 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 अलविदा। अनिल बिस्वास साहब, शैलेंद्र जी, मोतीलाल जी, मुकेश साहब।